वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस डीप डाइव सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, भारत और विशेष रूप से बिहार में वन्य जीव संरक्षण। जी, और देखिए एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक कितना अहम है ये आप सभी एस्पिरेंट्स जानते ही होंगे। आज का ये सेशन पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। बिल्कुल, और हमारा फोकस होगा उन सटीक और अपडेटेड आंकड़ों पर जो सीधे आपके एग्जाम्स मतलब बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सही बात है, क्योंकि अक्सर छात्र पुराने डेटा में उलझ जाते हैं। तो हमारा मिशन आज यही है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच के तकनीकी अंतरों को हम एकदम क्लियर करें। हाँ, और ये भी समझें कि भारत के इस विशाल इकोसिस्टम में हमारा बिहार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा रहा है। तो चलिए इस इन डेप्थ चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हमें संरक्षण के मूल सिद्धांतों को समझना है तो हमें सबसे पहले उस कानूनी आधार को देखना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ, मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो भारतीय संरक्षण इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना? एकदम सही। 1972 से पहले हमारे यहाँ कोई ऐसा मजबूत एकीकृत कानूनी ढांचा नहीं था। शिकार आम बात थी, लेकिन इस कानून ने पहली बार जानवरों के साथ साथ उनके रहने की जगह को भी कानूनी सुरक्षा दी। और इसी कानून से वे 3 कैटेगरीज निकल कर आती हैं जिनमें एस्पिरेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं: नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। बिल्कुल, चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क की। देखिए, ये सुरक्षा का सबसे उच्चतम स्तर है। यहाँ मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से वर्जित हैं। मतलब किसी भी तरह का इंसानी दखल नहीं, मवेशियों की चराई या लकड़ी काटना भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मवेशियों की चराई या ग्रेजिंग यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य फोकस किसी एक जानवर पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर होता है। अच्छा, तो अगर मैं इसे समझने के लिए एक एनालॉजी दूं, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक नेशनल पार्क किसी हाई सिक्योरिटी वीआईपी जोन की तरह है जहां बाहरी लोगों की एंट्री सख्त मना है? जी, ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और फिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्या है? क्या वो कुछ नियमों के साथ खुलने वाले एक पब्लिक पार्क जैसा है? पब्लिक पार्क कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। आप इसे एक ऐसे गेस्ट हाउस की तरह समझ सकते हैं जहां असली मालिक वहां के वन्य जीव हैं और इंसान सिर्फ मेहमान हैं। ओहो, मतलब प्रायोरिटी जानवरों की ही है, लेकिन नियम थोड़े लचीले हैं। एकदम सही। सैंक्चुरी का फोकस मुख्य रूप से किसी विशेष प्रजाति या स्पीशीज पर होता है। यहाँ सुरक्षा मध्यम दर्जे की होती है। तो इसका मतलब है कि स्थानीय लोगों को कुछ सीमित गतिविधियों और नियंत्रित चराई की अनुमति मिल जाती है। जी हाँ, अगर कोई आदिवासी समुदाय वहां पीढ़ियों से रह रहा है तो उनकी आजीविका को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता, एक बैलेंस बनाया जाता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन सर, इन दोनों से बिल्कुल अलग एक तीसरी कैटेगरी है बायोस्फीयर रिजर्व, और मेरे नोट्स बताते हैं कि इसका तो 1972 के WPA कानून में कोई जिक्र ही नहीं है। सही पकड़ा आपने। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट स्थानीय कानून से नहीं बल्कि सीधे यूनेस्को यानी यूनेस्को के फ्रेमवर्क से आता है। अच्छा, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे मैनेज होता है? बिल्कुल, इसे यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत मान्यता दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल क्षेत्र होता है। मतलब इसके अंदर कई नेशनल पार्क या सैंक्चुरीज भी आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं है बल्कि सह अस्तित्व या को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देना है। सह अस्तित्व, इसे समझने के लिए वो जोनिंग वाला कॉन्सेप्ट काम आता है ना, जहां इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एकदम सही, इसे 3 जोन में बांटा जाता है। सबसे अंदर होता है कोर जोन, जहां कड़ी सुरक्षा होती है। ये आमतौर पर एक नेशनल पार्क ही होता है। और इसके बाहर वाला हिस्सा? उसके बाहर आता है बफर जोन। यहाँ बहुत ही सीमित मानवीय गतिविधियां होती हैं, जैसे रिसर्च या एजुकेशन। और सबसे बाहरी हिस्सा? ट्रांजिशन जोन कहलाता है, जहां इंसान रह सकते हैं और अपनी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के ताज़ा और प्रामाणिक आंकड़ों की बात करें तो भारत में आज 107 नेशनल पार्क, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 18 बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद हैं। और इन 18 में से 12 को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। एस्पायरेंट्स को ये 2026 का अपडेटेड डेटा बिल्कुल याद रखना चाहिए।
जी, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, संरक्षित क्षेत्रों के इस पूरे ताने बाने को समझने के बाद हमें भारत के सबसे प्रतिष्ठित वन्यजीव कार्यक्रम की ओर बढ़ना चाहिए। अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। बाघ संरक्षण हमारे इकोसिस्टम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मतलब NTCA का गठन किया गया है। यहाँ एक सवाल आता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम सिर्फ बाघ पर इतना फोकस और इतना फंड क्यों खर्च करते हैं? क्या बाकी जानवर अहम नहीं है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, विज्ञान में बाघ को एक अम्ब्रेला स्पीशीज माना जाता है। अम्ब्रेला स्पीशीज मतलब एक छाते की तरह? जी हाँ, बाघ जंगल के फूड चेन में सबसे ऊपर होता है। अगर आपको एक बाघ को बचाना है तो आपको बहुत बड़ा घना जंगल चाहिए। उसे खाने के लिए हिरण चाहिए। और उन हिरणों को खाने के लिए घास और पानी चाहिए। एकदम सही। तो एक बाघ को बचाने की प्रक्रिया में आप अपने आप उस पूरे जंगल, नदियों और हजारों अन्य प्रजातियों को बचा लेते हैं। बाघ उस छाते की तरह है जिसके नीचे सब सुरक्षित हो जाते हैं। ओहो, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। और इसी संरक्षण को फंड करने के लिए कैंपा यानी CAMPA का कॉन्सेप्ट भी आता है। जी, कैंपा का फुल फॉर्म है कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका मतलब अगर विकास कार्यों के लिए जैसे हाईवे बनाने के लिए जंगल कटता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए फंड देना पड़ता है। बिल्कुल, उस फंड का इस्तेमाल किसी दूसरी जगह वनारोपण या एफॉरेस्टेशन के लिए किया जाता है। लेकिन सर, क्या खाली जमीन पर पेड़ लगाकर हम एक सदियों पुराने प्राकृतिक जंगल की भरपाई कर सकते हैं? देखिए, इकोलॉजी के नजरिए से ये एक बड़ी चुनौती है। एक नया प्लांटेशन कभी भी असली जंगल का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन विकास के साथ तालमेल बिठाने के लिए ये एक जरूरी प्रशासनिक कदम है। सही बात है। और इसी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत टाइगर रिजर्व्स काम करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा PYQ ट्रैप है जिस पर मैं एस्पिरेंट्स का ध्यान खींचना चाहूंगी। हाँ, वो पुराने डेटा वाला ट्रैप। बिल्कुल। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो कई जगह आपको 54 टाइगर रिजर्व या 106 नेशनल पार्क लिखा मिलेगा, लेकिन 2026 के प्रामाणिक डेटा के अनुसार अब 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। और ये सिर्फ नंबर याद रखने की बात नहीं है। देखिए, संरक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इकोसिस्टम और बाघों की आबादी बढ़ रही है, तो उन्हें फैलने के लिए नई जमीन और नए कॉरिडोर्स चाहिए होंगे। बिल्कुल। अगर नए रिजर्व घोषित नहीं होंगे तो इंसान और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। इसलिए ये नए आंकड़े हमारी संरक्षण नीतियों की सफलता को दिखाते हैं। तो एस्पिरेंट्स, ध्यान रहे, 2026 का अपडेटेड डेटा है 107 नेशनल पार्क और 58 टाइगर रिजर्व। अब इस राष्ट्रीय परिदृश्य से जरा फोकस शिफ्ट करते हैं और अपने राज्य यानी बिहार की बात करते हैं। ये सेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, जब हम बिहार का भौगोलिक मैप देखते हैं तो हमारे पास वन क्षेत्र बहुत सीमित है। फिर भी इस राष्ट्रीय नेटवर्क में बिहार कैसे फिट बैठता है? देखिए, बिहार का वन क्षेत्र सीमित जरूर है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वाल्मीकि। बिल्कुल, पूरे बिहार में केवल 1 नेशनल पार्क और 1 टाइगर रिजर्व हैं, और दोनों ही पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि में स्थित हैं। और वाल्मीकि नेशनल पार्क का क्षेत्रफल लगभग 335 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसे सिर्फ क्षेत्रफल से मत आंकिए, ये तराई आर्क लैंडस्केप का एक बेहद क्रिटिकल हिस्सा है। तराई आर्क लैंडस्केप मतलब हिमालय की तलहटी वाला वो इलाका जो भारत और नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ चलता है। एकदम सही। और वाल्मीकि रिजर्व भारत के जंगलों को नेपाल के चितवन नेशनल पार्क और परसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व से जोड़ता है। ये तो एक प्राकृतिक पुल की तरह हो गया। जी, जानवरों के लिए कोई राजनीतिक बॉर्डर नहीं होता। बंगाल टाइगर, तेंदुआ और स्लोथ बियर रोजाना इस बॉर्डर को पार करते हैं। वाल्मीकि जेनेटिक फ्लो को बनाए रखता है। ये सच में हैरान करने मामा ये कि कैसे दो देश मिलकर इस कॉरिडोर को बचा रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम बिहार के भूगोल को देखें तो उत्तरी बिहार पूरी तरह से बाढ़ के मैदानों और नदियों से भरा है। जी, उत्तर में आपको वेटलैंड्स और जलीय इकोसिस्टम ज्यादा मिलेगा। तो फिर ये जंगल कहाँ है? यही बिहार की भौगोलिक विविधता है। जैसे ही आप दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, कैमूर, रोहतास और जमुई की तरफ, परिदृश्य एकदम बदल जाता है। हाँ, वहाँ पठारी इलाके और विंध्य पर्वत श्रृंखला आ जाती है ना? बिल्कुल, वहाँ सूखे पर्णपाती जंगल मिलते हैं। और यही कारण है कि दक्षिणी बिहार के जिले
राज्य के मुख्य वन क्षेत्र या फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते हैं। ओहो, तो मतलब यही वजह है कि बिहार की ज्यादातर महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज दक्षिण में ही है। एकदम सही। कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, मुंगेर में भीम बांध, राजगीर और गया में गौतम बुद्ध सैंक्चुरी, ये सब इसी पठारी इकोसिस्टम का हिस्सा है। और सर, कैमूर की बात छिड़ी है तो संरक्षण के भविष्य पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त कैमूर पूरी लाइमलाइट में है। जी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यहाँ मैं फिर से एक भ्रांति दूर करना चाहूंगी। कई न्यूज हेडलाइंस पढ़कर एस्पिरेंट्स को लग सकता है कि कैमूर टाइगर रिजर्व बन चुका है, लेकिन डेटा के अनुसार ये 2026 तक सिर्फ प्रस्तावित है ना? बिल्कुल, इसे अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं मिला है। प्रस्तावित होने का मतलब है कि वहां अभी वैज्ञानिक मूल्यांकन चल रहा है, जैसे बाघों के लिए शिकार, पानी के स्रोत और कनेक्टिविटी की जांच। और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो कैमूर की क्षमता तो बहुत विशाल है। बहुत विशाल। जब इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल जाएगा तो यह मध्य प्रदेश के संजय दुबरी और झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के साथ सीधा कॉरिडोर बना लेगा। मतलब वाल्मीकि के बाघों को फैलने के लिए एक नया सुरक्षित घर मिल जाएगा। ये तो इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर होगा। एकदम सही। और देखिए, यही सब बातें इस विषय को परीक्षा के लिए इतना स्कोरिंग और प्रैक्टिकल बनाती हैं। बिल्कुल। तो एस्पिरेंट्स, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो हमने 1972 के WPA के तहत संरक्षित क्षेत्रों के कानूनी अंतरों को समझा। हमने 2026 के सबसे सटीक नंबर देखें, 107 नेशनल पार्क, 573 सैंक्चुरीज और 58 टाइगर रिजर्व्स। और सबसे खास बात, हमने बिहार के वाल्मीकि कॉरिडोर और भविष्य के कैमूर रिजर्व की रणनीतिक अहमियत को डिकोड किया। जी, आप सभी छात्रों को सलाह है कि इन ताज़ा आंकड़ों और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। परीक्षा में यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये समझने का तरीका है कि हमारी इकोसिस्टम को कैसे बचाया जा रहा है। अब सेशन खत्म करने से पहले मैं एक दिलचस्प विचार आप सभी के लिए छोड़ के जाना चाहूंगी। जी बताइए। हमने बायोस्फीयर रिजर्व के ट्रांजिशन जोन की बात की थी, जहां इंसानों को रहने और काम करने की अनुमति होती है। अब जरा सोचिए उन स्थानीय लोगों के बारे में जो वहां अपना रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, जिनकी जिंदगी उस जोन में चल रही है। हाँ, और उनके घर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर कोर जोन की अदृश्य लकीर शुरू हो जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां नियम इतने सख्त हैं कि इंसान का जाना भी अपराध है, और जहां बड़े शिकारी आजादी से घूम रहे हैं। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्याल है ना? ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि ये लोग अपनी आजीविका और ठीक बगल की उस बेहद सख्त जंगली दुनिया के बीच अपना मानसिक और आर्थिक संतुलन कैसे बनाते होंगे। ये इंसानी सह अस्तित्व का एक बहुत ही गहरा पहलू है। बिल्कुल, ये हमें प्रकृति और इंसान के रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो इसी विचार के साथ हम आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें। अगले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बिहार मैटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपना ख्याल रखिए।